हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल पे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर जहां पर हम डिस्कस करेंगे हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2020 एंड 2021। मैंने आपको जैसे पिछले पार्ट में भी बताया था कि जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के। ठीक है, तो हरियाणा प्रीलिम्स के लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे को काफ़ी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सिमिलरली फॉर आवर मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर भी हमें इकोनॉमिक सर्वे की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 1 के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, उसके बारे में हमने जानकारी हासिल करी थी। और उसके साथ साथ हमने अपने इकोनॉमिक सर्वे का पहला चैप्टर जो कि हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड था वो हमने कवर किया था। मैं आशा करता हूं कि आपने वो लेक्चर देखा होगा और उस लेक्चर से आपको काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उसी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं आज दूसरा हमारा लेक्चर, जहां पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2020-21 और पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है जहां पर हम अपने इकोनॉमिक सर्वे का जो सेकंड चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, एक्साइज टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टॉपिक है वो हम अच्छे से कवर करेंगे। देखो, आपको इस टॉपिक को समझने के लिए हल्की सी बजट की जानकारी होनी चाहिए कि एक बजट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से जो हमारी सरकारें हैं वो पैसा जमा करती हैं, कहाँ कहाँ से उनकी सोर्स ऑफ इनकम है और कहाँ कहाँ वो एक्सपेंडिचर करते हैं, किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, क्या वो एक्सपेंडिचर कुछ नया सामान बनाने में यूज़ हो रहा है या वो एक्सपेंडिचर किसी पुराने चीज़ को चलाने में ही यूज़ हो रहा है। तो आपको इन पर्टिकुलर क्लासिफिकेशंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपने इकोनॉमिक्स में बजट टॉपिक अच्छे से देखा होगा ताकि आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब हल्का सा मैं आपको यहाँ पर एक इंडिकेशन देना चाहूँगा कि जो पब्लिक फाइनेंस होता है बेसिकली क्या होता है। जब हम कहते हैं कि पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस एक बहुत बड़ी टर्म है जहाँ पर बेसिकली जो सरकार है ये उन लोगों से जो कि पब्लिक गुड्स का फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स को यूज़ करती है, उस टैक्स के द्वारा आए हुए पैसे को यूज़ करती है फॉर द क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पब्लिक गुड्स। ठीक है, इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो जो आदमी किसी पब्लिक सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहा है, फॉर एग्जांपल आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रोड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर टोल भरते हैं। अब टोल जो आपने पैसे टोल में दिए वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करती है कुछ नया रिसोर्स बनाने के लिए, कुछ नई सर्विसेज क्रिएट करने के लिए। और ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरा सिस्टम है बेसिकली पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, अब पब्लिक फाइनेंस के 3 बेसिक कंसेप्ट होते हैं, उनमें 3 बेसिक चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ही एफिशिएंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब जैसे मान लो कि अगर मान लो हम हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो हरियाणा गवर्नमेंट में अगर मान लो कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, फंड हैं, तो उनका एफिशिएंट एलोकेशन करना ये हमारे पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही प्राइमरी स्टेप रहेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो आता है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनकी आपने एलोकेशन कर दी तो उसके एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए एलोकेशन के बाद, कि जिस डिपार्टमेंट को आपने पैसा दिया है क्या वो डिपार्टमेंट उस पैसे का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है, एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहा है। ये भी पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है। और तीसरी जो चीज़ आती है वो आती है ओवरऑल मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि अगर आप एक पूरे स्टेट की बात करें तो पूरे स्टेट में देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी, तो हर एक इकोनॉमी के कंपोनेंट को आपको साथ में लेकर चलना पड़ता है और एक ओवरऑल मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेट में बना के रखनी पड़ती है। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिक्र आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 12th क्लास में, जहां पर माइक्रो एक छोटी फर्म के अगर रिलेटेड हम बात करें तो बहुत ही छोटे लेवल पर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो वहां पर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली क्या होता है कि सरकारें जो पैसा है वो कलेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू और उस पैसे को फिर यूटिलाइज करती हैं किसी पर्टिकुलर एसेट को क्रिएट करने में या फिर किसी पुरानी चीज को मेंटेन करने में। जैसे पुरानी चीज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहां पर अगर मान लो सरकार के पास लगभग अगर 3 लाख एम्प्लॉई हैं तो उनकी सर्विसेज की जो सैलरी है वो देनी, उनकी पेंशन के रिगार्डिंग पैसा देना, तो ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है जो सरकारें करती हैं। ठीक है, अब आज का हमारा मेन टॉपिक कौन सा है? हमारा मेन टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2। इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 2 का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग एंड क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली जो बजट वाले कंपोनेंट्स हैं, जो फाइनेंसेस वाले कंपोनेंट हैं, और उसके साथ साथ एक जो हमारी पहल है हमारी नेशनल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की कि सभी लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आया जाए, वो टॉपिक इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 में आता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्विक समरी हम देख लेते हैं इस पूरे चैप्टर की, कि इस पूरे चैप्टर की एक क्विक समरी क्या है, ये किस तरीके के आर्थिक हालात, इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है हमारे हरियाणा के बारे में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन देखें तो यहाँ पर बोला गया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे फिस्कल रिसोर्सेज थे उनका हमने बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया है, और उसके कारण अगर हम उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो जो हमारा स्टेट है उसका फिस्कल डेफिसिट और उसका जो डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो है, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि देखो सरकारें क्या करती हैं कि उनके पास खर्चा चलाने के लिमिटेड पैसे होते हैं। ठीक है, और कई बार कैसा काम टाइम आ जाता है कि पैसा कमा रहा होता है, आमदनी कम हो रही होती है और खर्चा काफी ज्यादा हो रखा होता है। तो इस केस में जो सरकारें हैं, भले ही वो नेशनल गवर्नमेंट हो, भले ही वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो, ये कुछ पैसा बोरो करती है। जो नेशनल गवर्नमेंट है ये आपकी विद इन दी कंट्री और आउटसाइड दी कंट्री दोनों जगह से पैसा बोरो कर सकती हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ विद इन कंट्री ही आपकी पैसा बोरो कर सकती है। तो हर एक गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ डेब्ट होता है जो कि बोरोविंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसका जो डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो है, डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो का मतलब क्या कि जो हरियाणा के पास टोटल डेब्ट है और उसका जो टोटल ईयरली जीएसडीपी है, इसका जो रेशियो है ये विद इन दी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है। हमारे पास एक नेशनल एक्ट है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस पर्टिकुलर एक्ट में बताया गया था कि हमें कुछ लिमिट्स फॉलो करनी है अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। तो यहां पर बताया गया था कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, बजट का फिस्कल डेफिसिट जो है ये एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और वहां पर बोला गया था कि ये लिमिट 3% ऑफ जीएसडीपी होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट के लिए। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट का टोटल फिस्कल डेफिसिट है इट इज वेल विद इन द लिमिट ऑफ 3% एज प्रिस्क्राइब्ड बाय एफआरबीएम एक्ट। और ये कितना है रेशियो, अगर हम एग्जैक्टली बात करें इट इज 2.73% ऑफ जीएसडीपी। ठीक है, तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का, इट इज वेल विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एफआरबीएम एक्ट। और एफआरबीएम एक्ट ने कौन सी लिमिट प्रिस्क्राइब करी थी, उन्होंने लगभग 3% की लिमिट प्रिस्क्राइब करी थी। सिमिलरली अगर हम बात करें डेट टू जीडीपी रेशियो, जीएसडीपी रेशियो, कि जो हरियाणा गवर्नमेंट का टोटल डेब्ट है उसका रेशियो जीएसडीपी ऑफ हरियाणा के हिसाब से कितना है, वो भी वेल विद इन द लिमिट ऑफ 25% है। जो एफआरबीएम एक्ट है 2003 का, उसने बोला था कि जो स्टेट का टोटल डेब्ट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी ऑफ द स्टेट ये 25% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट की जो इकोनॉमी है उसका टोटल जीएसडीपी 1 लाख करोड़ है, ठीक है, तो इसका जो डेट है वो 25,000 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने इस लिमिट को पूरे अच्छे से फॉलो किया है। ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 2 है इसकी मेन हाईलाइट ये है। अब जब इसमें अंदर घुसते हैं चैप्टर के तो वहां पर हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में अब आपको मैं पब्लिक फाइनेंस ऑफ हरियाणा के बारे में काफी अच्छे वे में बताने वाला हूं। ठीक है, तो जब हम अंदर घुसते हैं इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में तो वहां पे सबसे पहले बात करी गई है स्टेट के रेवेन्यू अकाउंट के बारे में। देखो जो हमारा पब्लिक सिस्टम होता है, पब्लिक फाइनेंस सिस्टम होता है, वहां पर बेसिकली 2 तरह के अकाउंट आते हैं। एक आता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा आता है कैपिटल अकाउंट। जब हम रेवेन्यू अकाउंट की बात करते हैं तो यहां पर हम किसी एसेट क्रिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सामान बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर भी फर्दर 2 सेग्रीगेशन होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इन टर्म्स को ध्यान से समझिए। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब तो है कि कुछ पैसा आया, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट का पूरा मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब ये है कि ये वो पैसा है जो कुछ बेचकर नहीं आया। इस पैसे को लाने के लिए सरकार ने कुछ बेचा नहीं है, अपना कोई एसेट किसी के पास गिरवी नहीं रखा है, ना ही अपना कोई एसेट बेचा है, ये वो पैसा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो हरियाणा गवर्नमेंट की है इनमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, अब सरकार के पास पैसा कैसे आ सकता है? सरकार के पास पैसा या तो आ सकता है कुछ बेच के, तो सरकार ने जो पैसा बेचा वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है, वो बेसिकली कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर सरकार ने जो पैसा लिया है, जो सरकार के पास पैसा आया है, ये कौन कौन से सोर्सेज से है? इसमें है या तो टैक्स रेवेन्यूज, टैक्स मतलब क्या कि जो सरकार के टैक्स हैं उनके थ्रू वो पैसा कलेक्ट करती है। तो सरकार जो टैक्स लगा रही है वो कुछ बेच कर नहीं लगा रही है, सरकार ने टैक्स लगाया क्योंकि कुछ लोग उसकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं और उस सर्विस को यूज करने के लिए वो फिर कुछ टैक्स पे कर रहे हैं। तो यहां पर जो सरकार ने को टैक्स मिला ये उसकी बेसिकली रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा है। उसके बाद आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो है जो सरकार ने कलेक्ट किया बट वो टैक्स के थ्रू कलेक्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कोई हमारी स्टेट पीसीयू है,
PSU। स्टेट PSU मतलब स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और उसने साल में कुछ मुनाफा कमाया, तो उस मुनाफे का कुछ पर्टिकुलर परसेंट वो किसको देगी? स्टेट को देगी। ठीक है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का पार्ट है। सिमिलरली जो स्टेट सर्विसेज लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी लोग कुछ फीस भरते हैं, और उस फी की जो कंट्रीब्यूशन वो कहां पर आती है? वो हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती है। हमारी जो पुलिस है वो कई बार चालान काटती है व्हीकल्स वगैरह को ओवर स्पीड करने में, तो वो जो चालान का पैसा वो कहां पे आता है? वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनता है। ठीक है, तो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ये हमारे पार्ट बनते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि सरकार ने इसको किसी पैसे या किसी सामान को बेच कर नहीं कलेक्ट किया है। ठीक है, सेकंड जो कंट्रीब्यूशन आती है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो आती है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। अब आपको मैं बता दूं कि जो हमारे देश का सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला पार्ट है, वहां पर कुछ आर्टिकल्स हैं, लगभग आर्टिकल 266 से लेकर आर्टिकल 280, जहां पर बताया गया है कि जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, जो सेंटर पैसा कलेक्ट करता है टैक्सेस के थ्रू, इनमें से कुछ अल्टरनेटिव डेवोल्यूशन होगी टू दी स्टेट्स। अब वो कितनी परसेंटेज होगी, ये पूरा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन बताता है। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया जाता है। लगभग हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट साहब एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, और अभी रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ एन के सिंह बनाया गया था। अब जो ये फाइनेंस कमीशन है, ये बताता है कि जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस हैं, इनसे कितने परसेंटेज पैसा स्टेट्स को जाएगा, और ये भी बताता है कि विद इन दी स्टेट ये पैसा डिफरेंट स्टेट्स को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, तो उन्होंने बोला है कि लगभग 41% जो पैसा है आउट ऑफ टोटल सेंट्रल टैक्सेस, ये जाएगा स्टेट्स को। और यहां पर उन्होंने कुछ फर्दर ग्राउंड्स रखे हैं, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे ये 41% पैसा डिवाइड होगा डिफरेंट स्टेट्स में। ठीक है, और उनमें हरियाणा को भी कुछ पैसा मिलेगा। अब जो हरियाणा को पैसा मिलेगा फ्रॉम दी सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस, वो किसका पार्ट बनेगा? वो पार्ट बनेगा रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये पैसा हरियाणा ने कुछ बेच के नहीं कलेक्ट किया है। ठीक है, फिर तीसरी जो इनकम आती है रेवेन्यू रिसिप्ट में, वो आती है ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंटर। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 275 की बात करें, तो आर्टिकल 275 में 2 तरह की ग्रांट की बात करी गई है। एक है स्पेसिफिक ग्रांट और दूसरी है जनरल ग्रांट। अब ये ग्रांट सेंटर के द्वारा दी जाती हैं कुछ नीडी स्टेट्स को। ठीक है, कई बार सेंटर कुछ स्कीम उनसे लागू करवा रहा होता है, कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लागू करवा रहा होता है, तो उनके लिए वो पैसा देता है। अब ग्रांट इन एड जो स्टेट्स को मिलता है फ्रॉम द सेंटर, ये भी सेंट्रल फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। अब ये 3 वो एरियाज हैं जहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट हमारा हरियाणा स्टेट कलेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद इस रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसा आया, इसके बाद इस पैसे को बाद में खर्च किया जाता है। तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसको हम किसी नए एसेट को, किसी नए सामान को बनाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज है जिनको मेंटेन करने के लिए हम वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अब वो एक्सपेंडिचर जो कि कुछ नया सामान बनाने के लिए नहीं हम यूज कर रहे हैं, हम किसी पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चलाने के लिए उसको यूज कर रहे हैं, वो एक्सपेंडिचर होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हरियाणा स्टेट्स के टीचर्स को सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर्स को, अगर हम बैंक के जो हमारे हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर उनके एम्प्लॉयज को सैलरी दें, तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। सिमिलरली पेंशन, अगर हम हरियाणा के पूर्व जो वेतन भोगी थे, अगर उनको हम एक पेंशन दे रहे हैं, तो ये भी हमारा किसका पार्ट बनेगा? ये हमारा पार्ट बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो अगर हम हरियाणा के ओवरऑल रेवेन्यू पार्ट की बात करें, रेवेन्यू बजट के पार्ट की बात करें, तो यहां पर जो ओवरऑल जर्नलाइजेशन हमें इकोनॉमिक सर्वे से देखने को मिलती है, वो ये है कि हरियाणा में जो रेवेन्यू रिसिप्ट कलेक्ट करी गई हैं 2020-2021 में, वो कम थी एज कंपेयर टू जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब जो पुरानी सिस्टम या सर्विसेज को मेंटेन करने में खर्चा हुआ है, वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो पैसा कलेक्ट किया गया है कोई सामान बेचे बिना, रेवेन्यू रिसिप्ट टाइप का। ठीक है, तो अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें जो कि हमारे बजट में दिया गया है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है, तो यहां पर लगभग 90,000 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट है हरियाणा गवर्नमेंट की इन द ईयर 2021, और 1,05,000 करोड़, 1,53,000 करोड़ लगभग खर्चा है रेवेन्यू टाइप का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप का। ठीक है, तो ये है रेवेन्यू साइड ऑफ द बजट, रेवेन्यू साइड ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। अब बात करते हैं आगे की। ठीक है, अब यहां पर एक और आपको जो मैं एक पर्टिकुलर डायग्राम दिखाना चाहूंगा, वो ये है कि जो हमारे टैक्स रेवेन्यू है, अगर हम इस कैटेगरी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा का टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना है, कि हरियाणा ने 2020-21 में कितना टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया,
तो जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है यहाँ पर विद इन हरियाणा जो टैक्स कलेक्ट हुए वो पैसा आ जाएगा, और जो सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस से पैसा है वो भी आ जाएगा। ठीक है, सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस से। तो अगर हम इसकी बात करें कंबाइंड की, टोटल टैक्स रेवेन्यू इन हरियाणा स्टेट, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे टोटल टैक्स रेवेन्यू। तो 2020-21 में जो विद इन हरियाणा जो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू था वो था लगभग 52,100 करोड़ रुपए। ठीक है, और जो सेंटर से पैसा है वो है 8484 करोड़ रुपए। ठीक है, तो टोटल जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन है, जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन है जो वो है हमारा 60,580 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये बड़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो यहां पर आपने एक आइडिया लगाना है किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर। वो पूछ सकता है कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है इनमें कौन कौन से टैक्सेस आते हैं। तो वहां पर आप बोलेंगे कि वहां पर स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू आते हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस आते हैं। या वो आपसे अगर थोड़ा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो पूछ सकता है कि जो स्टेट के रेवेन्यू रिसिप्ट हैं इनमें कौन कौन सी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। तो वहां पर आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट इन हरियाणा में अंदर जाकर थोड़ा सा, कि अभी तो हमने एक ओवर जनरलाइजेशन कर दी कि जो हरियाणा में रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कम है एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में अगर थोड़ा सा अंदर घुसें तो हम इंडिविजुअल जो वेरिएशन है वो भी चेक कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू की, अभी तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा में जो हरियाणा गवर्नमेंट है ये कुछ टैक्सेस से पैसा कलेक्ट करती है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टैक्सेस हैं जो कि स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 मेन टैक्सेस दिखेंगे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में। वो कौन कौन से हैं? पहला है सेल टैक्स। जो सेल टैक्स है एक बहुत ही यूजफुल कंट्रीब्यूशन देता है रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट में, और नॉन टैक्स जो टैक्स रेवेन्यू है वहां पर एक कंट्रीब्यूट करता है। जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें जो सेल टैक्स की कंट्रीब्यूशन है इन द ईयर 2020-21 ये डिक्रीज हुई है, और इसका जो बेसिक रीजन है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 है, क्योंकि उसकी वजह से जो पावर सप्लाईज थी, जो नॉर्मल सप्लाई ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज थी, वो सारी आपकी डिक्रीज हुई हैं। तो ओवरऑल जो सेल टैक्स की कंट्रीब्यूशन है इनटू द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो आपकी डिक्रीज हुई है। अगर हम बात करें स्टेट जीएसटी की, क्योंकि हमारे देश में जो जीएसटी है वो इंप्लीमेंट हो रखा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके अंडर एक तो एसजीएसटी आता है और एक आता है सेंट्रल जीएसटी, और जो इंटरस्टेट सप्लाई होती है ट्रेड एंड सर्विसेज की उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी आता है। तो जो हरियाणा गवर्नमेंट है ये स्टेट जीएसटी से भी कुछ पैसा कलेक्ट करती है, और इस पैसे में इंक्रीज हुआ है इन द ईयर 2020 एंड 21। ये मैं आपको ओवरऑल जनरलाइजेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको पेपर में पूछी जा सकती हैं कि इन द ईयर 2021 क्या चेंज हुआ है इन द स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो वहां पर आप बोलेंगे कि इट इज इंक्रीज्ड। अगर बात करें स्टेट एक्साइज की, ठीक है, तो स्टेट एक्साइज में भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है इन द ईयर 2020 एंड 21। एंड फाइनली जो पैसा आता है वो आता है स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन से, अगेन इसमें भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये 4 मेन कंपोनेंट हैं सेल टैक्स, दूसरा है स्टेट जीएसटी, तीसरा है स्टेट एक्साइज, और चौथा है स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंटर की, तो यहां पर आता है सबसे पहले स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे दिया जाता है। उसके बाद आता है ग्रांट बाय द सेंटर फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए स्टेट कुछ फंड देता है, सेंटर कुछ फंड देता है स्टेट्स को, और वो ग्रांट बनती है फॉर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर आता है ग्रांट अवॉर्डेड बाय सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो कि आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दी जाती हैं, और इसके अलावा कुछ और ग्रांट्स होती हैं। तो ये टोटल जो पैसा आता है आपके स्टेट के पास, हरियाणा स्टेट के पास, वो कहां से आता है? सेंटर से। ठीक है, अगर हम ग्रांट्स की बात करें हरियाणा को जो मिली है फ्रॉम द सेंटर, तो 2020-21 में जो ग्रांट है वो लगभग 14,000 करोड़ रुपए मिली है, और ये काफी कम है जितनी की प्रॉमिस करी गई थी। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल डीप में जाके बात पता लग रही है स्टेट के टैक्स रेवेन्यूज की और नॉन टैक्स रेवेन्यूज की। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बजट के कैपिटल साइड की। अभी तक हमने किसकी बात करी? अभी तक हमने जो बात करी वो बात करी रेवेन्यू साइड की। हमने देखा कि वहां पर वो सेक्शन आ रहा है जहां पर कोई एसेट की एसेट को बेचा या खरीदा नहीं जा रहा है, उस तरीके से डीलिंग नहीं करी जा रही। अब जो कैपिटल अकाउंट है यहां पर या तो कोई एसेट क्रिएशन हो रही है या फिर किसी एसेट की सेलिंग हो रही है। ठीक है, अब यहां पर भी 2 कंपोनेंट होंगे जस्ट लाइक रेवेन्यू पार्ट। तो यहां पर 2 कंपोनेंट कौन से हैं? कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल रिसिप्ट है बेसिकली यहां पर 3 कंपोनेंट आते हैं। एक आता है रिकवरी ऑफ लोन्स। अब मान लो स्टेट ने कोई लोन दे रखा हो,
ठीक है, और वो लोन अब वापिस आ गया उसके पास, तो ये होगा कैपिटल रिसिप्ट का पैसा। ठीक है, अगर हम बात करें बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटी कि अब मान लो सरकार ने कुछ बोरो किया, डेप्ट लिया किसी से, तो ये पैसा कहां पे आएगा? कैपिटल रिसिप्ट पे। अब ये कैपिटल रिसिप्ट पे क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा क्योंकि यहां पर स्टेट के ऊपर बर्डन चढ़ रहा है और स्टेट को इस पैसे को बाद में वापस करना है, यहां पर स्टेट को उस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है, तो ये इसलिए पैसा आ रहा है कैपिटल पार्ट में। क्लियर है? इसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो ये टोटल पार्ट बनाती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट का। ठीक है, ये पैसा वो है जो या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, लायबिलिटी मतलब उसके ऊपर कुछ उधार चढ़ा रहा है या कुछ एसेट को बेच कर आया है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें कि 2020-21 में कितनी कैपिटल रिसिप्ट टोटल हरियाणा गवर्नमेंट को मिली है, तो ये काफी ज्यादा मिली है, बट ये डिक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। कि अगर हम पुराने सालों के रिस्पेक्ट में देखें तो जो कैपिटल रिसिप्ट है इन द ईयर 2020 एंड 21 इट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दोज इन प्रीवियस ईयर्स। अब अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि या तो यहां पर कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा दिया गया हो, मतलब कि अगर हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ नया कैपिटल एसेट बनाया जा रहा है, आपने नए स्कूल बनाने हैं, यहाँ पर आपने नए आईआईएम्स बनाने हैं, आपने नई हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो उसके लिए पैसा खर्च करेंगे, तो ये पैसा एसेट क्रिएट करने के लिए जा रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हरियाणा में 2020-21 में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी कम रहा है क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं हो पाई हैं जो कि नॉर्मली होनी चाहिए थी, इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, वो आती है कि जो हमारी लायबिलिटीज हैं, जैसे हमने मान लो पुराने लोन ले रखे हो तो उनको या तो हम वापस कर रहे हैं या फिर हम उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये सारी भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बनती हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो 2020-21 में जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट थी, ठीक है, जो पैसा लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या फिर किसी चीज को बेच के आ रहा है, वो था लगभग 29,780 करोड़ रुपए, और जो टोटल हमने एक्सपेंडिचर किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, इट इज वेरी लेस, ये लगभग 14,410 करोड़ था। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट हमारी ज्यादा थी एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द ईयर 2021। और ये क्यों थी? क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, उनके लिए पैसा नहीं गया क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा था। ठीक है, अब यहां पर आपने दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझी मुझसे, वो क्या था? आपने समझा कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में रेवेन्यू पार्ट के बारे में क्या जानकारी दी गई है और दूसरा कैपिटल पार्ट के बारे में क्या जानकारी दी गई है। मैं हल्का सा आपको रिवाइज कराता हूं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, यहां पर कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, कुछ बेचकर पैसा नहीं आ रहा है। यहां पर हमने देखा कि 3 कंपोनेंट हैं बेसिकली, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, दूसरा है ग्रांट्स फ्रॉम द सेंटर, और तीसरा था सेंट्रल पूल ऑफ टैक्सेस से कुछ पैसा आना। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेवेन्यू रिसिप्ट थी इन द ईयर 2021 वो कम थी एज कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो क्या है कि किसी की सर्विसेज की सैलरी देना, पेंशन देना, ये टोटल खर्चा, और ये काफी ज्यादा था इन द ईयर 2020-21। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमने बात करी कि यहां पर भी 2 कंपोनेंट हैं, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल रिसिप्ट है बेसिकली वो क्या है कि जो पैसा या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है या फिर कुछ बेच कर आ रहा है। ठीक है, यहां पर 3 कंपोनेंट हैं, पहला है कि आप कोई बोरोविंग कर रहे हो, दूसरा क्या है कि आप कोई लोन रिकवर कर रहे हो, और तीसरा है कुछ मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ये जो कैपिटल रिसिप्ट में पैसा है ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि कम हुआ है इन दी टाइम्स ऑफ कोरोना पेंडेमिक क्योंकि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आपके काम नहीं कर पाए हैं। क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो हम अगर स्टेट एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करें एज पर दी बजट डॉक्यूमेंट, तो वहां पर हमें 2 बेसिक क्लासिफिकेशन देखने को मिलती हैं। एक होता है एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट की बेसिकली जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं, एक तो इनका एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा होता है जो डिपार्टमेंटल कमर्शियल अंडरटेकिंग है, फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, या फिर कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि सरकार की एक्टिविटीज को परस्यू कर रही हैं, ये भी कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। ठीक है, तो जो टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर है, जो बजट हम 2020-21 की बात करें तो इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है वो इंक्रीज हुआ है, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये भी इंक्रीज हुआ है, और स्टेट ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, यहां पर बेसिकली अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात करें तो इसका एक्सपेंडिचर भी ओवरऑल अब हमने इस बजट में इंक्रीज देखा है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास 2 और तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, रोड मेकिंग, इनमें यूज होता है,
और दूसरा आता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्स कलेक्शन, सब्सिडीज इनमें यूज होता है। तो इन दोनों में भी जो एक्सपेंडिचर है हमारा फॉर द ईयर 2021 ये इंक्रीज होता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे जो बजटरी डॉक्यूमेंट है उससे जब हम इकोनॉमिक सर्वे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं तो हमें ये पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट होते हुए दिखते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की। देखो, जब हम पब्लिक फाइनेंस की बात करते हैं तो वहां पर कुछ पैसा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बजट में एलोकेट करती है। कुछ पैसा क्या, मेजर पोर्शन जो गवर्नमेंट है वो बजट में एलोकेट करती है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए इतना इतना पैसा दे रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारा जो पैसा है वो चैनलाइज गवर्नमेंट कैसे करती है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू करती है। अब ये इंस्टीट्यूशंस बेसिकली कौन से हैं? ये या तो कोई बैंक है, कमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक, या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो लैंडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं इंस्टीट्यूशंस के जिसको यूज करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टू गिव लोन्स टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है बेसिकली यहाँ पर चार मेन कंपोनेंट आते हैं हमारे हरियाणा स्टेट में। अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आता है कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। दूसरे आते हैं कोऑपरेटिव्स। तीसरे आते हैं हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। और चौथा आता है सिडमी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, है ना। तो ये आपके चार मेन कंपोनेंट है हरियाणा में, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिफरेंट लैंडिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? अगर हम हरियाणा में टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स देखें ब्रांच वाइज तो लगभग 5000 के आसपास इनकी ब्रांच है। ठीक है, इनमें जो टोटल डिपॉजिट है वो लगभग 4,61,541 करोड़ है और इसका लगभग 60% इन्होंने लैंड किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमें इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन दिखा रहा है कि इस टाइम पर वो किस पोजीशन में, कितना उनके पास एसेट है और कितना एसेट उन्होंने लैंड कर रखा है। एक हमारे पास रेशियो होता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ये बेसिकली बताता है कि कितना फ्लो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का टू दी लैंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो कितना क्रेडिट फ्लो एक इंस्टीट्यूशन कर रहा है फॉर एक्सीलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। तो जो CD रेशियो है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जो हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा के इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना पेंडेमिक। जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था ये अब 60% है कि जितना क्रेडिट उनके पास है और कितना इन्होंने आगे दे रखा है, ये रेशियो है लगभग 60%, जो कि पिछले साल 66% के आसपास था। अगर हम डिफरेंट बैंक्स की परफॉर्मेंस देखें लैंडिंग एक्टिविटीज में कि कितना उनको लैंड करना चाहिए था, कितना उनके पास टारगेट था और कितना उन्होंने अचीव किया है, तो यहां पर हमें लगभग सभी जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन दिखती है एज कंपेयर टू देयर टारगेट। ठीक है, अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक तो इन्होंने अपना टारगेट का लगभग 85% पैसा लैंड किया है। तो 100% तो इन्होंने भी नहीं किया, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इन बैंक्स की एज कंपेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जो हरियाणा की कमर्शियल बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक हैं, इन्होंने लगभग 85% कंट्रीब्यूट किया है अपने टारगेट का फॉर दी लैंडिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की तो कोऑपरेटिव्स ने लगभग 75% पैसा लैंड किया है अपने टारगेट का। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 7% पैसा दिया है अपने टारगेट का, जो कि काफी कम है। ठीक है, अगर हम सिडबी की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, है ना, तो इन्होंने सिर्फ 16% पैसा दिया है अपना, जो टोटल टारगेट था इनका इन द ईयर 2020 एंड 21। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जो डिफरेंट बैंक्स हैं इनकी परफॉर्मेंस काफी बिलो पार परफॉर्मेंस रही है और ये मेन किसकी वजह से, कोरोना एक्टिविटीज की वजह से है, कोरोना पेंडेमिक की वजह से है। ठीक है, ये तो हमने बात करी डिफरेंट बैंक्स के द्वारा दी गई लैंडिंग का। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है टारगेट के हिसाब से। ठीक है, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर और अलाइड सेक्टर को लैंडिंग का कि कितना पैसा मिला है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का टू द टारगेट, तो ये काफी सेटिस्फैक्टरी है। लगभग 80% जो पैसा दिया जाना था उसका 80% पैसा दिया गया है इन 2021। अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की तो इनके लिए भी परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि टारगेट से ऊपर जाके लगभग 104% पैसा दिया गया है टू दी MSMEs। लेकिन अगर हम बात करें अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स की कि इनके अलावा जो और प्रायोरिटी सेक्टर्स है उनकी जो लैंडिंग है वो बिलो टारगेट है, वो 56% ऑफ द टारगेट है। ठीक है, तो यहां पर हमने एक तो देखा कि कौन कौन से सेक्टर्स को लैंडिंग दी गई है और किसने कितनी लैंडिंग दी है एज कंपेयर टू टारगेट। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े।
अब बात करते हैं दो बहुत ही प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हरियाणा के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में। ठीक है, ये दो इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? पहला है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, जिसको हमने पढ़ा पहले HSCARDB, जिसने लगभग अपने टोटल एलोकेशन का काफी परसेंट कम 7% टारगेट पैसा दिया है फॉर द लेंडिंग एक्टिविटीज। ये क्या है, दोबारा बोलता हूं, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये बना था इन द ईयर 1 नवंबर 1966, जो कि हरियाणा का फॉर्मेशन डे भी है। जब ये बना था, जब इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, इस टाइम इसमें सिर्फ 7 प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स थे, और उसके बाद इनका नंबर बढ़ के 71 हो गया, और उसके बाद इनको मर्ज करके 19 जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव थे वो बनाए गए। ठीक है, उसके बाद इनका जो लेवल है, जिनकी ब्रांचेस है, वो इंक्रीज करी गई एट तहसील एंड सब तहसील लेवल। ठीक है, अब इन्होंने मल्टीपल स्कीम्स जो हरियाणा गवर्नमेंट की थी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनको इन्होंने लागू किया। जैसे इसमें कौन सी स्कीम इन्होंने लागू करी? टाइमली रीपेमेंट इंटरेस्ट इंसेंटिव स्कीम। अगर मान लो कोई आदमी अपने जो लोन के इंटरेस्ट को टाइमली रीपे कर देता है, समय से रिपे करता रहता है, तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, कि उसका जो टोटल इंटरेस्ट रेट है उसको डिक्रीज कर देंगे बाय द रेट ऑफ 3%। ऐसा कुछ प्रावधान था इस पर्टिकुलर स्कीम में, और ये स्कीम चलाई गई 2009 में। अब रिसेंटली इस इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि इस इकोनॉमिक की जो स्कीम थी, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया टू द पीरियड 2023। क्लियर है? इसके अलावा इनकी एक और स्कीम थी, रिकवरी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम OTS 2019। ये थी डिफॉल्टर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना लोन टाइम से रिपे नहीं कर पा रहे हैं और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये टाइम टू टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती रहती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड को। ठीक है, जो सेकंड मेन इंस्टीट्यूशन है, ये है शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो हरियाणा में एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव नेटवर्क बना हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म लेंडिंग। अगर इसकी हम मेन शाखा की बात करें तो वो है हरको बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट इकोनॉमी में सिंस 2 नवंबर 1966 इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो हरियाणा में जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है, यहां पर हमें 3 लेवल देखने को मिलते हैं। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, यहां पर टोटल 3 लेवल है। पहला लेवल कौन सा है? पहला लेवल है हरको बैंक एट द स्टेट लेवल, जिसकी 13 ब्रांचेस हैं और 2 एक्सटेंशन काउंटर हैं पंचकुला एंड चंडीगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा 19 सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, और उनकी लगभग 594 ब्रांचेस हैं एट द सेकंड लेवल। और बॉटम लेवल पर 730 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो कि स्टेट के डिफरेंट पार्ट में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हरको बैंक्स कौन कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है? जो डिपॉजिट है उनको मोबिलाइज करना, पैसे को कलेक्ट करना, मोबिलाइज करना, उसके बाद डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फंड को रेज करना या फिर बोरो करके रेज करना, और उसके बाद उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में एक्सपेंडिचर में लेके आना। अब यहां पर आपको एक और बात जो समझनी है वो ये कि डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करने के साथ साथ डिफरेंट जगह से फंड्स को बोरो या रेज करने के बाद साथ साथ ये नाबार्ड RBI से भी पैसा जुटाता है, स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसा जुटाता है, और जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल है उससे भी पैसा उठाता है, ताकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड इसके पास हो जाए जिसको ये आगे लेंड कर सके। अब ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए पैसा देता है? ये पैसा देता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर मार्केटिंग पर्पस, फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, फॉर ट्रेडिंग पर्पस, हाउसिंग पर्पस, ट्रांसपोर्ट पर्पस। तो मल्टीपल पर्पसेस के लिए आपका लेंडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की, उनको भी रेगुलेट करता है, उनको भी इंप्लीमेंट करता है। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो हरको बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हरियाणा की स्टेट इकोनॉमी में। इसके साथ साथ इसकी डिफरेंट स्कीम चल रही है लोन देने की। फॉर एग्जाम्पल एक कंजम्पशन लोन देता है। ठीक है, ये वन टाइम रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करता है जो टाइमली रिपेमेंट करते हैं अपने इंटरेस्ट की। तो मल्टीपल बेनिफिट हैं इन 2 इंस्टीट्यूशंस के हरियाणा के इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस सिस्टम में। क्लियर है? अब अगर हम HSKRD की बात करें और अपने आगे बढ़ें, तो हमें एक और टॉपिक हमारे इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 2 में देखने को मिलता है, वो है ट्रेजरी एंड अकाउंट। ठीक है, ट्रेजरी एंड अकाउंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो हरियाणा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड है और जो हमारा पब्लिक अकाउंट है उसको मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो एट प्रेजेंट देयर आर 23 district level treasuries and 82 sub treasuries in the state
जिनका मेन काम क्या है, जिनका मेन काम है अकाउंट को मेंटेन करना रिगार्डिंग द रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट। और इस अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन को 2 बार महीने में प्रोवाइड करते हैं टू द प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ हरियाणा। ठीक है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ हरियाणा इसको 2 बार ये पूरी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करते हैं। तो इनका मेन काम क्या है, जो कि ट्रेजरी अकाउंट किस फॉर्म में, 23 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेजरीज हैं और 82 सब ट्रेजरीज हैं। तो यहां पर जो स्टेट का सारा अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का इन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट एंड इन दी पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट, उसको ये मेंटेन करते हैं और उसके बारे में महीने में 2 बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू दी प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफ हरियाणा। ठीक है, अब जो ये ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, ये नोडल डिपार्टमेंट है फॉर सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज। ये कुछ ऑफिसर्स हैं, एक पूरा कैडर है जो कि इस पर्टिकुलर ट्रेजरी एंड अकाउंट ऑफिस में काम करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक अकाउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है पंचकुला में, जहां पर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि लोगों को या जो हमारे डिफरेंट कैडर्स हैं इनको एक तरीके से पूरा सिस्टम के बारे में जानकारी दी जाए और उनकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कराया जाए। ठीक है, तो आपको जैसे प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्लाइड से वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो अकाउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हरियाणा का, वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म में नहीं देखने को मिल रही होती, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो या कुछ चीज़ सुन रहे हो तो आप खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। तो आपको ये यहाँ पे जो डाटा मिल रहा है ये है अकाउंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पंचकुला। अब इसके साथ साथ जो ट्रेजरी एंड अकाउंट है ये डिफरेंट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स को चला रहा है। अब ये प्रोजेक्ट आपके लिए कहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन दी मेंस एग्जामिनेशन। जब हम मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करें तो वहाँ पर हरियाणा की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में एक 10 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर आपसे इन स्कीम्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्कीम है, एक है ऑनलाइन बजट एलोकेशन मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस सिस्टम OBAMAS। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी बजट एक्टिविटीज हैं, फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ बजट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को पैसा एलोकेट करना या उनसे कलेक्ट करना, ये सारी एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू की जाती हैं। सिमिलरली ई बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारे पास, जहाँ पर जितने भी बिल्स हैं वो इशू किए जाते हैं। इसके साथ साथ उन बिल्स में जो उन बिल्स की जो फिलिंग अप ऑफ द बिल है वो भी पूरा प्रोसेस कंडक्ट कराया जाता है। सिमिलरली देयर इज ई गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि सक्सेसफुली पूरे स्टेट में काम कर रहा है। यहाँ पर जो ई चलान है उनको जनरेट किया जाता है और उनको फुलफिल किया जाता है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस चलाई है पूरे स्टेट में विद दी हेल्प ऑफ 3 बैंक्स। कौन कौन से, पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा है IDBI बैंक। अब ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लेंगे कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने जो पेमेंट एग्रीगेटर सर्विस या पेमेंट गेटवे चलाया है ये कौन से 3 बैंक्स की मदद से चलाया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB और IDBI। ठीक है, इनमें फर्दर 56 बैंक अटैच किए गए हैं। इसी के साथ हमारे पास ऑनलाइन ट्रेजरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ई पोस्ट एंड ई पेंशन सिस्टम है। ई पेंशन सिस्टम कैसे, कि जहां पर हर महीने के पहले दिन जो पेंशन है वो ट्रांसफर कर दी जाती है टू दी बेनिफिशियरी थ्रू RTGS और NEFT नेटवर्क। इसके साथ साथ वी है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा की, इसने अपना स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बना के, स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना के या डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना के खुद को अच्छे से इंटीग्रेट कर लिया है विद द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। जो हरियाणा का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये 2016 से इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर जितने भी हमारे सर्विसेज में जो ऑफिसर्स हैं उनकी सर्विसेज, उनकी सैलरी, उनकी लीव, अटेंडेंस, इनके सारे डाटा हमें देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज होता हुआ दिखता है। तो ये डिफरेंट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट हैं जो कि ट्रेजरी एंड अकाउंट ऑफिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया एक्साइज एंड टैक्सेशन की एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की। ठीक है, तो जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना स्टेट इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है इज द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। जो स्टेट का रेवेन्यू है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज उसको कलेक्ट करने का काम, उसको मैक्सिमाइज करने का काम कौन करता है, उसका मैक्सिमाइज करने का काम भी करता है स्टेट एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो कलेक्शन है डिफरेंट एरिया से हो सकती है। इट कैन बी फ्रॉम GST, इट कैन बी फ्रॉम हरियाणा वैट, इट कैन बी फ्रॉम CST एक्ट, पंजाब एक्साइज एक्ट। ठीक है,
पंजाब एक्साइज एक्ट, आपको पंजाब हरियाणा एक्साइज एक्ट ऐसा कंपैरिजन नहीं करना है। जो पंजाब एक्साइज एक्ट है लगभग 1914 से चला आ रहा है और हरियाणा गवर्नमेंट में एज सच फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये 2017 में आपका इंप्लीमेंट होना शुरू होता है। और जो हरियाणा है, डिस्पाइट बीइंग अ वेरी स्मॉल स्टेट, एक बहुत ही यूजफुल कंट्रीब्यूटर है जीएसटी में। अगर हम हरियाणा की कंट्रीब्यूशन की बात करें टू द ओवरऑल नेशनल कलेक्शन ऑफ जीएसटी, तो लगभग 4.5% हरियाणा कंट्रीब्यूट करता है नेशनल कलेक्शन ऑफ जीएसटी में, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है ये कुछ स्कीम्स भी चला रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री 2 स्कीम्स हैं बहुत ही पॉपुलर, जो कि 2019 से चलती आ रही हैं। ये 2 स्कीम्स कौन सी हैं? मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम में जो लॉस ऑफ लाइफ है और जो परमानेंट डिसेबिलिटी है उसके लिए इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाती है अप टू द लिमिट ऑफ 5 लाख, ठीक है। एक और स्कीम है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। ये किस लिए? ये है फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स एंड फर्नीचर। जो टेंजिबल सामान है आपका, अगर उसका कुछ लॉस हो जाता है किसी पर्टिकुलर कॉज की वजह से, तो आपको एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रोवाइड की लिमिट है वो है 5 लाख से लेकर लगभग 25 लाख तक की, डिपेंडिंग ऑन दी एनुअल टर्नओवर। और यहाँ पर लिमिट कितनी? यहाँ पर लिमिट है 5 लाख, ठीक है। और जो दोनों ही स्कीमें इनको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, इसके लिए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्ट करी गई है टू प्रोवाइड द इंश्योरेंस कवरेज, ठीक है। गवर्नमेंट ने ट्रेड एंड जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने इनकी बेनिफिट के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड भी स्टेब्लिश किया है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रेंडिंग सिस्टम भी यूज किया है फॉर एक्साइज वेंट, परमिट्स एंड पासिस, अपील मॉड्यूल, ग्रीवेंस पोर्टल, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज एंड टैक्सेशन को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए और लोगों को कम परेशानी झिलवाने के लिए। इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव इंश्योरेंस पॉलिसी वाले स्टेप्स भी लिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की। देखो, जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है? हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम एक चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं जहां पर हम चाहते हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं हमारे राज्य के, वो फाइनेंशियल स्कीम्स या किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े रहें। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम से वो कैसे जुड़ सकते हैं? या तो वो बैंकिंग सिस्टम का पार्ट हो, या वो किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट हो, तो इस तरीके से वो फाइनेंशियल सिस्टम में आ सकते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट की पूरी मुहिम रही है सिंस लास्ट 10 to 15 ईयर कि वो मैक्सिमम में से मैक्सिमम लोगों को इंक्लूड कर सके इन दी फाइनेंशियल नेटवर्क। और जो लोग हैं इन फाइनेंशियल नेटवर्क में आने के बाद जो सरकार की स्कीम है सेंट्रल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इन दोनों का ही फायदा उठा सकें, ठीक है। तो जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी अच्छे से बताई गई हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले आती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। देखो, पहले क्या होता था कि पहले जो बेनिफिशियरी था उसके अकाउंट में डायरेक्टली आप बेनिफिट ट्रांसफर नहीं करते थे। पहले आप जो स्टेट गवर्नमेंट थी ये पैसा देती थी किसी इंटरमीडियरी को और वो जाकर फिर आगे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता था बेनिफिशियरीज में। अब इसमें नुकसान था। नुकसान क्या था कि जब स्टेट गवर्नमेंट पैसा दे रही है तब कुछ लीकेज हो सकती है, जब इंटरमीडियरी पैसा बांट रहा है तब कुछ लीकेज हो सकती है, और क्या पता वो पैसा किसी एक्चुअल बेनिफिशियरी को ना ही जा रहा हो, किसी और ही डुप्लीकेट बेनिफिशियरी को जा रहा हो। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इन सारी लीकेजेस को रोकने के लिए रिफॉर्म्स लेकर आया गया इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 2013 को, और इसको बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो स्टेट डीबीटी पोर्टल है ये लगभग सितंबर 2017 से ऑपरेशनल है। और जो हरियाणा गवर्नमेंट की अगर हम टोटल डीबीटी ट्रांसफर की बात करें सिंस लास्ट 5 ईयर, तो ये है लगभग 1,0182 करोड़, ठीक है। अगर हम स्टेट में डिफरेंट स्कीम्स की बात करें जो कि डीबीटी के अंडर कवर हैं, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2020 हरियाणा स्टेट में 130 स्टेट या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अपडेटेड है स्टेट डीबीटी पोर्टल में, और इन 130 में से 74 है स्टेट स्कीम और 56 है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। उसके अलावा एक और प्रोग्राम जो हरियाणा गवर्नमेंट चला रही है, नेशनल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, वो है हमारा स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। जो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है बेसिकली यहाँ पर हम फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं कुछ ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो कि पैसे की कमी की वजह से अच्छा बिजनेस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये अप्रैल 2016 में स्कीम लॉन्च करी गई थी, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कुछ जो चैलेंजेस SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर फील कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फंड, उसको सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा थी प्रधानमंत्री जन धन योजना,
जहां पर एक कोशिश करी गई कि हर एक आदमी का एक पर्टिकुलर अकाउंट हो जिसमें वो उस अकाउंट का फायदा उठा पाए। उसमें कुछ फैसिलिटीज भी दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, और ये स्कीम आपकी हरियाणा गवर्नमेंट में भी यूज करी गई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। इसमें हरियाणा में लगभग 75.38 लाख अकाउंट खुले और 62.9 लाख रुपए कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, अब ये देखो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप हरियाणा के पेपर में बात करें तो आपसे पूछ सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम और उसका लॉन्च ईयर। तो जैसे यहां पर आपको एक जगह देखने को मिलेगा स्टैंड अप इंडिया 2016, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014। तो इन पॉइंट को आप इकोनॉमिक सर्वे में ही नोट कर लीजिए। आप अलग से अगर इन स्कीम को नहीं पढ़ोगे, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट नहीं बनाओगे, यहीं पर ही आपकी ये टॉपिक की और ये तैयारी क्वेश्चन वाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक और स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां पर शिशु, किशोर एंड तरुण टाइप के 3 लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। शिशु 50,000 तक का लोन, 50 से 5 में आपका शिशु, किशोर, और 10 से लाख पे आपका तरुण, 3 तरह के लोन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, और एक अटल पेंशन योजना। इसके साथ हरियाणा गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्वर्ण जयंती इंस्टीट्यूट स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक बहुत ही सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये स्कीम है, जहां पर जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको एक तरह की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर मान लो कोई आदमी एग्रीकल्चर फील्ड से है और उसको कोई पेंशन का सिस्टम अगर प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट की तरफ, तो उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी मिलती है। तो जो ये स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, तो यहाँ पर बेसिकली पेंशन सिस्टम या फिर उनका एक प्रोविडेंट फंड टाइप का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जहां पर वो अपनी जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको मेंटेन कर पाए। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मैनेजमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि पॉलिसी थिंक टैंक का काम करता है फॉर द स्टेट। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट और स्टेक होल्डर्स को हेल्प कर रहा है इन द मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम ऑफ द स्टेट स्कीम्स एंड आउटलेस। ठीक है, तो जो हमारे 17 स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनकी फंक्शनिंग और स्टेट की स्कीम्स का उनमें क्या कंट्रीब्यूशन है उसके लिए भी पूरा वर्क कर रहा है, पूरा एक आउटले बना के चलता है। ठीक है, तो ये था हमारे इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 2, जहां पर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेकंड चैप्टर कवर किया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर एंड लाइक करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, और एक हल्का सा सजेशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। और अगर आपको लाइक भी करना है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 2 के लेक्चर को, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।